नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। आज एक परेशान करने वाली खबर आई। सोशल मीडिया पर मुस्लिम पेरेंट्स के लिए एक धमकी भरा मैसेज सर्कुलेट हुआ। इस मैसेज में कहा गया कि आजकल मुसलमान औरतें, मुसलमान लड़कियां बिना बुर्के के घर से बाहर निकल रही हैं। बिना बुर्के की लड़कियां सड़कों पर दिखाई दे रही हैं। यह ठीक नहीं है। इस मैसेज में कहा गया कि मुसलमान औरतें ऐसा न करें वरना सरेआम पिटाई की जाएगी। यह मैसेज अफगानिस्तान में सर्कुलेट नहीं हुआ। यह मैसेज चला हमारे देश में, हमारे कर्नाटक में, कर्नाटक के साउथ कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट में। यह मैसेज घर घर पहुंच गया। एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया गया, नाम दिया गया मुस्लिम 24/7। इस व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यह मैसेज फैलना शुरू हुआ और ज्यादातर मुस्लिम परिवारों तक पहुंच गया। इस तालिबानी मैसेज में सिर्फ मुसलमान लड़कियों या मुसलमान औरतों को धमकी नहीं दी गई, लड़कियों के पेरेंट्स से भी यह कहा गया है कि अपनी लड़कियों को, घर की औरतों को पर्दे में रखें। औरतें घर से बाहर निकलें तो बुर्के में निकलें। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी लड़कियों के पेरेंट्स की होगी। जरा कल्पना कीजिए, यह हमारे देश में हो रहा है। पुलिस की नजर में यह मैसेज आया है। जांच के लिए स्पेशल टीम बनाई गई है, लेकिन पुलिस परेशान है क्योंकि धमकी भरा मैसेज तो ज्यादातर मोबाइल फोन के इनबॉक्स में पहुंच चुका है। और मुश्किल यह कि जिस फोन से इस मैसेज को सबसे पहले भेजा गया या फिर जिन नंबर्स के जरिए इसे हजारों लोगों तक सर्कुलेट किया गया, वो सारे नंबर विदेशी हैं। कई जगह इंटरनेट के जरिए मैसेज भेजा गया है तो आईपी एड्रेस भी विदेशी है। इसलिए पुलिस के हाथ बंधे हैं। हालांकि पुलिस ने लोगों से अपील की है कि इस तरह के मैसेज को फॉरवर्ड ना करें। यह घटना देखने में छोटी है, बात सिर्फ एक मैसेज की है, लेकिन इसका खतरा बहुत बड़ा है। यह खतरनाक सोच कहां से आ रही है, कैसे आ रही है, कौन मुसलमान भाइयों बहनों के दिलों में, उनके दिमाग में जहर भर रहा है, इसकी कुछ डिटेल्स मेरे पास हैं। सोशल मीडिया के जरिए कैसे मुसलमानों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, भड़काया जा रहा है, गुमराह किया जा रहा है। यह कहा जा रहा है अगर आप नहीं जागे, अगर आप सड़क पर नहीं उतरे, पत्थर चलाने वालों की हिमायत में खड़े ना हुए तो ना घर बचेंगे ना मस्जिदें बचेंगी, सब पर बुलडोजर चल जाएगा। यह खतरनाक मैसेज, यह नेगेटिव संदेश पिछले 3-4 दिन में जबरदस्त वायरल किया गया। मेरे पास इस बात के सबूत है कि पीएफआई इस काम में पूरी शिद्दत से लगा है। पीएफआई के नेता अब तकरीरों में शांति की बात नहीं करते, दंगे की बात करते हैं। खुलकर कहते हैं अब चुप बैठने का वक्त नहीं है। वो अपनी वायरल तकरीरों में कह रहे हैं कि अब भारत सरकार के इशारे पर आरएसएस की मदद से मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है, मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है, और अगर मुसलमान रोकने की कोशिश करते हैं तो मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलता है। ऐसे नफरत भरे संदेश की एक बानगी देखिए। रामनवमी के नाम पर जो हमारे देश में अभी हो रहा है, ये कहीं कोई टपोरी लोग बैठकर प्रोग्राम करके इसको शुरू नहीं किया है। इसको इंडिया का जो एस्टैब्लिशमेंट है, गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम्स है, ये देश का गवर्नमेंट इसको चला रहा है। तकरीबन देश के बहुत सारे स्टेट्स में रामनवमी के नाम पर जो प्रोग्राम, जो जुलूस निकाले गए हैं, ये जुलूस का एक मकसद है। वो मकसद को पूरा करने के लिए वो जुलूस निकाले गए। पहला मकसद क्या है? पहला मकसद यह है कि मुसलमान, उसको गवर्नमेंट जॉब्स नहीं मिले, उसको कोई सहूलत नहीं, कुछ भी नहीं, कम सहूलत में भी मुस्लिम मोहल्ला में, मुस्लिम एरियाज में, गेटोस में जाकर मुसलमान वहां खुश है। इंडिया के 80% मुसलमान गेटो में ही रहते हैं। स्लम एरिया से थोड़ा अच्छा, पॉश एरिया से थोड़ा कम, गेटो बोलते हैं उसको। ये गेटो में मुसलमान जाकर जीते हैं। वो गेटो में ये आरएसएस के गुंडे 2000-3000 लोग जुलूस निकालकर उधर जाएंगे, मस्जिदों पे हमला करेंगे, मुस्लिमों के घरों पे हमला करेंगे, दुकानों पे हमला करेंगे, जलाएंगे, सब करेंगे। उधर मुसलमान रोकने के लिए आएगा तो उसके घर को टारगेट करेंगे, उसके घर को टारगेट करेंगे। क्या हुआ मध्य प्रदेश में?
क्या हो रहा है दिल्ली में, जहांगीरपुरा में क्या हो रहा है। विदाउट परमिशन मुस्लिम मोहल्ला में यह जुलूस निकाला गया। यह जुलूस निकालकर मुसलमानों को टारगेट किया गया। सरकार, जो लोग जुलूस निकाले, जो लोग आकर जुल्म किए, जो लोग आकर हमारे नबी के खिलाफ बात किए, जो लोग आकर मुसलमानों पर हमला किए, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी। सरकार उल्टा क्या करेगी, इसके घर से पत्थर आया, उसके घर से पत्थर आया, इसका घर थोड़ा इलीगल है, उसका घर का बालकनी थोड़ा बाहर आया है, उसका घर का स्टेयरकेस ठीक नहीं है, बोलकर उसके घर को तोड़ेंगे। जिन जनाब की बात आप सुन रहे थे उनका नाम है मोहम्मद शाकिफ। ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, पीएफआई के डेडिकेटेड वर्कर हैं, पीएफआई के नेशनल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय सचिव। इनका काम घूम घूमकर इसी तरह की तकरीरें करना, मुसलमानों को भड़काना है। मोहम्मद शाकिफ सरेआम माइक पर चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं सरकार मुसलमानों पर पत्थर फेंकवा रही है, सरकार मस्जिदों पर हमले करवा रही है। अब इनकी तकरीर सुनने वाले आम मुसलमान पूछ सकते हैं आखिर सरकार ऐसा क्यों करेगी, सरकार तो सबकी है। तो पीएफआई के नेता इसका जवाब तैयार रखते हैं। पूछने से पहले ही बता देते हैं कि अब मुसलमानों के लिए मैसेज क्लियर है, अगर मुल्क में रहना है तो दूसरे दर्जे का शहरी बनकर रहना होगा। अगर आवाज उठाई तो मोहल्ले में घुसकर मारा जाएगा, घर गिरा दिए जाएंगे। मैसेज बहुत क्लियर है। मैसेज क्या है? दुश्मन के तरफ से मैसेज बहुत क्लियर है। आपको गवर्नमेंट नौकरी नहीं, आपको सहूलत नहीं, आपको कुछ भी नहीं। आप जाकर मुस्लिम मोहल्ला में, गेटों में भी आप जिएंगे, उधर भी आकर आपको हम लोग मारेंगे, उधर भी आकर हम लोग आपको मारेंगे। उधर आपको रोकने के लिए कोई आया, आपको बचाने के लिए कोई आया, उसका घर को तोड़कर हम गिरा देंगे। कल के दिन कोई हिम्मत करके नहीं आएगा आपको बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए। किसका घर तोड़ा गया? क्या वो चोर थे, वो मक्कार थे, फ्रॉड थे? कुछ नहीं थे। हिम्मत वाले मुसलमान बच्चे वो आकर रोकने के वजह से उनका घर तोड़ा गया। ये फॉर्मूला, ये कोई इंडिया का फॉर्मूला नहीं है, इजराइल में यही होता है, ऐसे ही आकर तोड़ा जाता है। बंदूक लेकर आने वाले, पेट्रोल बम्स लेकर आने वाले, तलवार लेकर आने वाले, ये सब आतंकवादी नहीं है। पत्थर लेकर अपने घर की हिफाजत, अपनी मोहल्ले की हिफाजत करने वाले आतंकवादी बन गए इस देश में। मैं आपको सावधान करना चाहता हूं, मोहम्मद शाकिफ सरेआम झूठ बोल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। यह शख्स जहांगीरपुरी के दंगों का हवाला दे रहा है, खरगोन हिंसा की बात कर रहा है, जोधपुर में हुई हिंसा की बात करता है, दावा कर रहा है कि मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं और मुसलमानों को ही जेल भेजा जा रहा है। ये दोनों बातें तथ्यों से परे हैं, गलत हैं। जहांगीरपुरी में जो बुलडोजर चला उसका हिंसा से कोई लेना देना नहीं था, वो प्योरली एनक्रोचमेंट का मामला था। उसमें हिंदू और मुसलमानों को नहीं देखा गया, क्योंकि बुलडोजर की जद में जो पहली दुकान आई वो हिंदू की थी। कई हिंदुओं की दुकानें टूटी, कुछ मुसलमानों की दुकानों को भी तोड़ा गया। मस्जिद के साथ किसी तरह की छेड़छाड़ नहीं हुई, मंदिर पर भी बुलडोजर नहीं चला, लेकिन फिर भी मंदिर के लोगों ने खुद ही उस हिस्से को तोड़ दिया जो सरकारी जमीन पर था। ये सारी बातें आप जानते हैं। जहां तक दंगे के आरोपियों का सवाल है, जहांगीरपुरी में अगर अंसार, सलीम, जाहिद, शहजाद, मोहम्मद अली, आमिर, नूर आलम और अकरम के नाम आरोपियों की लिस्ट में हैं, तो उसी लिस्ट में सौरभ, सूरज, नीरज, सुकेन, सुरेश और सुजी सरकार के नाम भी हैं। पीएफआई के नेता खुद को मुसलमानों का सबसे बड़ा रहनुमा बता रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जोधपुर के दंगों में पीएफआई के रोल की जांच हो रही है। वहां तो कांग्रेस की सरकार है। पुलिस ने साफ कह दिया कि शिकायत मिली है, पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि कहीं इस हिंसा के पीछे पीएफआई का हाथ तो नहीं। मोहम्मद शाफी कह रहा था कि जोधपुर में भी सिर्फ मुसलमानों पर केस दर्ज हो रहे हैं, लेकिन यह बात भी सरासर गलत है। जोधपुर हिंसा के मामले में पुलिस ने 211 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें हिंदू भी हैं और मुसलमान भी हैं, और यहां किसी जुलूस को लेकर झगड़ा नहीं हुआ। ईद के दिन नमाज के बाद दंगाइयों ने पत्थरबाजी शुरू की। जोधपुर में जो दंगाई गिरफ्तार हुए हैं उनमें से कई तो जोधपुर के रहने वाले ही नहीं हैं।
लोकलों का कहना है कि हिंसा करने वालों को बाहर से बुलाया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि इसके पीछे पीएफआई का हाथ हो सकता है, क्योंकि पीएफआई का मोडस ऑपरेंडी यही होता है। इसीलिए आज जोधपुर की पुलिस ने कहा, हर एंगल से जांच की जा रही है, पुलिस साजिश रचने वालों तक पहुंच कर रहेगी। और अब तक हमने उसमें 20 लोगों को आइडेंटिफाई करके सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से, गवाहों के माध्यम से आइडेंटिफाई करके उनको गिरफ्तार किया है। हम इसकी बहुत गहनता से उच्च अधिकारियों के निर्देशन में जांच कर रहे हैं हर पहलू से। हमारी कोशिश ये है कि इसमें कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह से शामिल था इन घटनाओं में, वो किसी भी तरह से बचे नहीं, और जो निर्दोष है वो नहीं फंसे। हम हर तरह से आइडेंटिफाई कर रहे हैं। 20 लोग अभी तक गिरफ्तार हमने कर लिए हैं। उनको कोर्ट में पेश करके हम उनके जो है पीसी रिमांड के लिए कोर्ट से निवेदन करेंगे। और हमारे साथ में अन्य एजेंसियां भी है, क्योंकि हम इस मामले के पूरी तह तक जाना चाहते हैं कि क्या इसके पीछे कोई इस तरह का कोई बड़ा षड्यंत्र था, अन्य कोई कॉन्स्पिरेंसी थी, किन किन लोगों का इसके पीछे हाथ है। केस चाहे जोधपुर का हो या खरगोन का, दोनों ही मामलों में पीएफआई लीडर के दावे झूठे निकले। लेकिन पीएफआई के नेता पूरी ताकत से जोर जोर से गुमराह करते हैं, झूठ बोलते हैं। मोहम्मद शाकिब अपनी तकरीर में कहता है कि बीजेपी और आरएसएस गैंग्रीन है। कान का मर्ग दवा से ठीक हो जाता है, बुखार पैरासीटामोल से उतर जाता है, लेकिन एक बार गैंग्रीन हो जाए तो फिर पैर काटना ही पड़ता है। वो कह रहे थे कि आरएसएस मुसलमानों के लिए गैंग्रीन जैसी बीमारी है। अगर इस बीमारी का इलाज वक्त पर नहीं किया गया, इस बीमारी को न मिटाया गया, तो ये जान ले लेगी। इस देश में आरएसएस बोलकर एक गैंग्रीन आकर है। यह गैंग्रीन इस देश को धीरे 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 खाकर आपको खा के खत्म कर देगा। यह गैंग्रीन से बचना है, यह गैंग्रीन के खिलाफ लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। विदाउट सैक्रिफाइस, विदाउट एनी पेन देयर इज नो गेन। यह कुर्बानी के अलावा कोई चारा नहीं। लोग बोलते हैं एसडीपीआई में जाओ ना को तुम्हारे ऊपर केसा हो जाती, एसडीपीआई में जाओ ना को तुम्हारे ऊपर जेला हो जाती। हमें भी बोलती हाओ होतींच हमारे साथ आए तो कैसा। हमें नहीं बोलती, हम ना ताज और तख्तों में तुम ना बिठाने वाले भी नहीं है। हमें एसडीपीआई में आए तो लोग बोलती, पीएफआई में गए तो कैसा हो जाती। हमें भी बोलती होने वाला अच्छा है, हमें नहीं करके नहीं बोल रही। तो भाइयों, ये रास्ते में ये गैंग्रीन जो है, ये गैंग्रीन को लड़ना है तो कुछ कुर्बानी करना ही पड़ेगा। एक बात बिल्कुल साफ है, पीएफआई जो कह रहा है वो कोई मुसलमानों की बात नहीं है। बहुत सारे ऐसे मुस्लिम संगठन हैं, बहुत सारे ऐसे मौलाना हैं जो पीएफआई की हरकतों से वाकिफ नहीं हैं या फिर उसको सपोर्ट करते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो लोगों को आगाह करते हैं, मुसलमानों को पीएफआई से सावधान रहने को कहते हैं। लेकिन मुश्किल है कि पीएफआई ने अपना नेटवर्क पिछले कुछ सालों में बढ़ाया है। वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, एक तकरीर की वीडियो क्लिप बनाकर उसे व्हाट्सएप ग्रुप में सर्कुलेट करते हैं। जहरीली तकरीरें लाखों लोगों तक पहुंचा दी जाती हैं और इसकी वजह से मुस्लिम नौजवान रेडिकलाइज होते हैं। इसलिए अब कुछ मुस्लिम संगठनों ने कानून का दरवाजा खटखटाया है, पीएफआई के खिलाफ पुलिस में शिकायत की है। सूफी खानका एसोसिएशन ने पॉपुलर फ्रंट के नेताओं के भड़काऊ भाषणों की कॉपी भेजकर केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार से पीएफआई पर बैन लगाने की मांग की है। सूफी खानका एसोसिएशन का आरोप है कि पॉपुलर फ्रंट एक साजिश के तहत देश का माहौल बिगाड़ रहा है। अभी हालिया दिनों में जो भी वारदात तशद्दुद की पूरे हिंदुस्तान में हुई है, उसमें पीएफआई का हाथ खुल करके सामने आया है, क्योंकि उसकी एक सबसे अहम वजह है कि उन्होंने 26 जनवरी 2022 को एक रेजोल्यूशन पास किया था और उस रेजोल्यूशन में उन्होंने ये कहा था कि हम हिंदुस्तान में लोकतंत्र बचाओ अभियान शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल उनका वो लोकतंत्र बचाओ अभियान न होकर के भारत को विखंडित करने का अभियान था। पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक अलगाववादी चरमपंथी संगठन है, जिसके खिलाफ सूफी खानका एसोसिएशन लगातार पूरे हिंदुस्तान में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है। हुकूमत हिंद को और तमाम रियासती सरकारों को आगाह किया है कि पीएफआई पर पाबंदी लगाई जाए, क्योंकि पीएफआई के ज़रिए लगातार इस तरह की घटनाएं की जा रही हैं कि वो एक मुस्लिम समुदाय के बच्चों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं
अपनी बयानों से, अपनी बातों से, अपने कामों से समाज में नफरत का बीज बो रहे हैं। लखनऊ का दारुल उलूम फिरंगी महल एक प्रेस्टिजियस मुस्लिम इंस्टीट्यूशन है। करोड़ों मुसलमान इसके फॉलोअर हैं। दारुल उलूम फिरंगी महल के प्रवक्ता ने कहा कि मुसलमान पीएफआई के चक्कर में नहीं पड़ता, किसी को पीएफआई की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए। सूफिया निजामी ने कहा कि देश में संविधान का राज है। फिरंगी महल के प्रवक्ता सूफिया निजामी ने कहा कि किसी को भी इस तरह की नफरत फैलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। कि देश में नफरत फैलाने की बात या किसी भी तरीके की हिंसा की बात करने की किसी को भी इजाजत नहीं है और न दी जा सकती है। ये देश संविधान से चलता है, ये देश हिंदू और मुसलमानों सबका है। किसी भी समुदाय के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बात करना या किसी के खिलाफ कोई इस तरीके की बात करना जिससे दूसरों के जज्बात और दूसरों की आस्था को ठेस पहुंचे, इसको कतई तौर पर किसी भी समाज में बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मेरा यह कहना है कि जो लोग भी इस तरीके की बातें कर रहे हैं उनको समझने की ज़रूरत है कि ये देश सबका है, ये देश संविधान से चलता है। किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ नफरत को उभार कर अपना सियासी एजेंडा हासिल करना ये कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन पीएफआई के लोग पूरी प्लानिंग के साथ काम करते हैं, चतुराई से काम करते हैं। वो इस बात को समझ गए कि अगर मौलाना और उलेमाज उनके खिलाफ खड़े हो गए तो दिक्कत होगी। इसलिए मोहम्मद शाकिब जैसे पीएफआई के नेता मुसलमानों से एक होने की अपील करते हैं। वो ये कहना शुरू कर देते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि तमाम मुस्लिम संगठन ही अपने भाइयों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मोहम्मद शाकिब ने अपनी तकरीर में बार बार कहा, अभी कुछ लोग पीएफआई को ही झगड़े की जड़ बता देते हैं। अगर आज सरकार पीएफआई पर लगाम लगा देगी, पाबंदी लगा देगी, तो कल उनका भी नंबर आएगा जो आज पीएफआई को कोस रहे हैं। मोहम्मद शाकिब जैसे पीएफआई के लोग अपनी तकरीरों में बार बार कहते हैं कि अब एक ही फॉर्मूला है, एक मुसलमान पर हमले का मतलब पूरी कौम पर हमला माना जाए, एक मस्जिद पर हमले का मतलब पूरी मस्जिदों पर हमला माना जाए। और फिर वो कहते हैं जब तक मुसलमान एकजुट नहीं होंगे तो कोई नहीं बचेगा। ये मुस्लिम कौम क्या समझती है, ये सिंह वाली जो हिरन, ये पीएफआई एसडीपीआई आकर लड़ती है, इसके वजह से प्रॉब्लम है, इसके वजह से प्रॉब्लम है। कल के दिन ये भेड़िया, ये जो दो सिंह वाली हिरन आकर लड़ती है आपके लिए, हर वक्त पर आके खड़ती है आपके लिए, कल उसकर मार को गिरा देगा तो आप घास खा के जो मोटे होकर फल के रहेंगे तो आपको कौन खाएगा, आपको कौन खाएगा। ये छोटा मोटा मिसाल है, ये स्कूल में हम लोग पढ़ते थे, यूनियन स्ट्रेंथ, एक पे हमला सब पे हमला, एक पे हमला सब पे हमला। वो हिजाब के मामले में भी वो 4-5 बेटियों पे जब हमला हुआ, ये पूरी मुस्लिम कौम सब पे हमला बोलकर खड़ती, क्या हिम्मत होती, क्या हिम्मत होती। ये मस्जिदों के आगे आकर पत्थर मारने वाले लोग जब पत्थर मारते, बाकी सब मस्जिद के लोग एक पे हमला सब पे हमला बोलकर खड़ते तो हमला होता, होता नहीं होता। हम बोलते कि मैं जमाते इस्लामी, हम बोलते कि हम तबलीग वाले, हम बोलते कि हम जो है अहले हदीस, हम बोलते वो, हम बोलते ये, और हम बोलते वो मस्जिद के 4 नौजवान जो है वो ठीक नहीं भाई, उसके वजह से हुआ। पॉपुलर फ्रंट के नेताओं के ऐसे बयान पहली बार नहीं आए हैं। अभी फरवरी महीने में पीएफआई ने कोटा में अपने वर्कर्स की एक परेड निकाली थी। इस प्रोग्राम के दौरान बहुत भड़काऊ भाषण दिए गए थे। पीएफआई के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद ने तो आरएसएस की तुलना आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट से कर दी थी। सरकार इस संगठन पर पाबंदी लगाने पर विचार कर रही है। बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने इसकी मांग की है। और जब इतना होता है तो फिर कमेंट करने का मौका मिलता है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने आज पूछा कि जो लोग बार बार सेक्युलरिज्म पर बड़े बड़े भाषण देते हैं, वो पीएफआई के भाषणों पर खामोश क्यों है। देश में आज तक किसी हिंदू संगठन ने तजिया पे कभी पत्थर नहीं फेंका होगा, कभी तलवार नहीं चमकाया होगा, लेकिन टुकड़े टुकड़े गैंग की जुबान आज बंद है। जो लोग भारत को बदनाम करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी का लोहा मान रहा है, ये कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसीलिए भारत के माहौल को बिगाड़ने में, और पीएफआई तो उन संगठनों में से एक है जिनके अंदर 1906 से जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी,
जो जिन्ना ने काम किया वही डीएनए इनके अंदर है। भारत को तोड़ने की बात, जिस संघ ने भारत के सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अपने को संजो करके रखा है, उसके ऊपर भद्दी टिप्पणियां, भारत में आतंकवादियों को समर्थन देने की बात करे, शरिया कानून की वकालत करे, हिजाब की वकालत करे, तो मैं समझता हूं कि पीएफआई वही है जो पहले सिम्मी खुला था, वही पीएफआई है, कभी सीएफआई बनेगा। लेकिन उससे भी बड़ा दोषी इस देश के वे लोग हैं जिनकी जुबान सेकुलरिज्म के नाम पर चुप है। पीएफआई की सबसे बड़ी बात यह है कि अपने मैसेज फैलाने के लिए वो सोशल मीडिया का, व्हाट्सएप ग्रुप्स का, ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं। और सोशल मीडिया की फितरत यह है कि जो बात जितनी जहरीली होती है उतनी ज्यादा फैलती है। जो मैसेज, जो तकरीर जितनी नेगेटिव होती है उतनी तेजी से वायरल होती है। मैं तो आपसे कहूंगा कि ऐसे वायरल मैसेजेस पर भरोसा मत करिए। कई बार यह साबित हो चुका है कि इनका ओरिजिन पाकिस्तान से होता है या फिर दूसरे मुल्कों में बैठे पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा सेल इन्हें ऑपरेट करते हैं। ये बातें वो लोग फैलाते हैं जो भारत को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पत्थर फेंकने वाला, तेजाब की बोतल चलाने वाला, लाठी डंडे से हमले करने वाला न हिंदू होता है न मुसलमान। कोई मजहब खून खराबा नहीं सिखाता, लेकिन कुछ लोग हैं जो मजहब का इस्तेमाल लोगों को लड़ाने के लिए करते हैं। ये लोग कैसे आधा सच और आधा झूठ बताते हैं और असलियत क्या होती है। जोधपुर का केस मैंने आपको दिखाया, वहां की पुलिस की बात मैंने आपको सुनवाई। पीएफआई के आधे सच आधे झूठ के कुछ और एग्जाम्पल्स आपको देना चाहता हूं। ये भी आज के हैं। जैसे बुलडोजर की बात इन्होंने की। सबसे पहले बुलडोजर यूपी में चला, सबसे ज्यादा बुलडोजर यूपी में चला, आज भी चल रहा है, लेकिन इसका मजहब से तो कोई लेना देना नहीं है। आज की मिसाल देखिए, मंदिर परिसर में भी बुलडोजर चला और मदरसे पर भी बुलडोजर चला। दोनों गैर कानूनी थे। मंदिर की आड़ में कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बन रहा था, मॉल बनाया जा रहा था, उसे सरकारी अमले ने जमींदोज कर दिया। और कानपुर में मदरसे ने सरकारी जमीन पर कब्जा किया हुआ था, तो मदरसे का कुछ हिस्सा भी गिरा दिया गया। पहले आप अमीनाबाद इलाके की तस्वीरें देखिए, ये लखनऊ की तस्वीरें हैं। यहां हनुमान मंदिर के महंत मंदिर की जमीन पर मॉल बनवाने लगे। अमीनाबाद इलाके में सरकार ने हनुमान मंदिर के ट्रस्ट को पार्क बनाने के लिए जमीन दी थी, लेकिन श्री महावीर मंदिर ट्रस्ट ने मंदिर परिसर में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना दिया, दुकानें खोल दी। करीब 4000 स्क्वायर फीट में कंक्रीट का पूरा स्ट्रक्चर बन चुका था। गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन की शिकायतें प्रशासन को लगातार मिल रही थी। नगर निगम ने इसे लेकर मंदिर के ट्रस्ट को कई बार नोटिस भेजे। इसके बावजूद इलीगल कंस्ट्रक्शन चलता रहा। ट्रस्ट को लगा कि योगी की सरकार है, हनुमान मंदिर के कॉम्प्लेक्स में बुलडोजर कैसे आ सकता है, लेकिन बुलडोजर पहुंच गया। आज नगर निगम और लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने इस इलीगल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स के दोनों फ्लोर गिरा दिए। जब कॉम्प्लेक्स तोड़ा गया तो काफी लोग इकट्ठा हो गए। इसमें अवैध निर्माण करने वाले भी मौजूद थे। पहले तो इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स को गिराने का विरोध किया, लेकिन भारी तादाद में पुलिस मौजूद थी तो ज्यादा कुछ कर नहीं पाए। पुलिस ने गैर कानूनी निर्माण कराने वाले अशोक पाठक के भाई और एक अन्य शख्स को हिरासत में लेकर अमीनाबाद थाने भेज दिया। पता चला है कि हनुमान मंदिर के पार्क की जमीन पर बन रहे शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में 40 दुकानें बनाई जा रही थी, लेकिन आज इस इलीगल कमर्शियल कॉम्प्लेक्स को जमींदोज कर दिया गया। नगर निगम की ये कार्रवाई चल रही है एलडीए की टीम के साथ मिलाकर के, और ग्राउंड जीरो की सीधा रिपोर्ट देखिए। 4000 स्क्वायर फीट में ये जमीन बनाई थी, जिस पर नगर निगम और एलडीए की ये संयुक्त कार्रवाई चल रही है। बताया जा रहा है कि पुराने
हनुमान मंदिर का ये परिसर है और यहाँ पर अवैध रूप से पूरा कॉम्प्लेक्स बनाया गया था और इस कॉम्प्लेक्स में कई सारी दुकानें बनाई गई थी जिसमें लोगों को लाखों और करोड़ों रुपए में बेची जा रही थी। जिसके बाद आप देख सकते हैं कि पूरा जो परिसर है, कॉम्प्लेक्स है, हनुमान मंदिर का पीछे इलाका है जिसपे गलत तरीके से नजूल किया, यानी कि सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किया गया था और सालों से ये कॉम्प्लेक्स जो है वो यहाँ पर बनाया जा रहा था और लोगों को बेच तक दिया गया था। ये अमीनाबाद का इलाका है जो कि लखनऊ का हार्ट माना जाता है। पुराने लखनऊ की सबसे बेशकीमती दुकानें यहाँ पर होती हैं, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। और चूंकि आज बृहस्पतिवार है, बृहस्पतिवार को इसलिए चुना गया है क्योंकि मार्केट पूरी तरीके से बंद होता है। यही वजह है कि नगर निगम और एलडीए के जो बुलडोजर हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ आकर खड़े हुए हैं क्योंकि सबका ऑब्जेक्टिव ये है कि आज बृहस्पतिवार है और बृहस्पतिवार के दिन ही इनको ये पूरा कॉम्प्लेक्स तोड़ देना है। यही वजह है कि बृहस्पतिवार को दिन को चुना गया है ताकि आम जन को मुसीबत कम हो, ग्राहकों को दिक्कत कम हो और जो कार्रवाई करनी है प्रशासन को पुलिस के साथ मिलकर के, इसीलिए इस कार्रवाई को सुबह सुबह यानी कि 6 बजे से शुरू किया गया है और नगर निगम और एलडीए के संयुक्त बुलडोजर इस समय यहाँ पर पूरे अवैध कॉम्प्लेक्स को जो ऊपरी हिस्सा है उसको ढहा चुके हैं। अमीनाबाद पार्क है, इसको घंटाघर पार्क भी कहते हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के द्वारा अवैध निर्माण किया जा रहा था, तो उसी अवैध निर्माण को हम लोगों ने हटाया गया है। इसके पहले भी इन्होंने प्रयास किया था तो नोटिस वगैरह दे के इनको हटवाया गया था, इन पर FIR भी की गई थी। उसके बावजूद इसके भी वो निर्माण कर रहे थे, तो इसी क्रम में आज ये कार्रवाई की गई। निर्माण कर रहे थे तो उनका प्रोफाइल क्या है? मंदिर के ट्रस्टी हैं या कोई और है? हाँ, यही है। जो भी विजिबल एरिया है उसका सीमांकन कराया गया, लेआउट के हिसाब से नाप के कार्रवाई की जा रही है। कब से चल रहा था और क्या आपने उससे पहले नोटिस भी दिया था और क्या अवैध निर्माण कराया था पहले भी? हाँ, पहले नोटिस भी गई थी, निर्माण अवैध निर्माण हटाया भी गया था, बावजूद इसके ये बारम्बार ये प्रयास कर रहे थे। लखनऊ में मंदिर के अहाते में बुलडोजर चला तो कानपुर के घाटमपुर इलाके में सरकारी जमीन पर कब्जा करके बने मदरसे के कुछ हिस्से को तोड़ा गया। घाटमपुर के जिस मदरसे पर बुलडोजर चला उसका नाम है इस्लामिया इंटर कॉलेज। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह मदरसा 6 बीघा जमीन पर फैला था, जबकि मदरसे के पास सिर्फ 1 बिस्वा जमीन का मालिकाना हक है। प्रशासन का दावा है कि मदरसे के पास सिर्फ 102 वर्ग मीटर 102 स्क्वायर फीट जमीन है, जबकि मदरसे ने करीब 15,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर 15,000 वर्ग मीटर जमीन पर कब्जा कर रखा था। इसलिए आज बुलडोजर ने इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट से ही काम शुरू कर दिया। मदरसे के करीब 12 क्लासरूम्स और लाइब्रेरी को गिराया गया। प्रशासन के मुताबिक इस इंटर कॉलेज में कई साल से अवैध निर्माण किया गया। इसके बाद कॉलेज कैंपस में बने मदरसे की 2 दीवारों पर भी बुलडोजर चला। इस पर लोगों ने एतराज जताया। मदरसा कमेटी के लोगों का कहना था कि ये मदरसे उनकी प्राइवेट लैंड पर बने हैं, जिसके बाद प्रशासन की तरफ से उन्हें इस बात के सबूत देने के लिए टाइम दिया गया और डिमोलिशन की कार्रवाई रोक दी गई। इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल इंतजार अहमद इल्जाम लगा रहे हैं कि डिमोलिशन से पहले नोटिस नहीं दिया गया, जबकि जमीन पर उनका मालिकाना हक है। इंतजार अहमद के मुताबिक बिल्डिंग गिराए जाने से उन्हें करीब 5 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने अवैध रूप से बगैर कोई नोटिस दिए हुए, बगैर कुछ किए हुए हमारी निजी भूमि पर बुलडोजर चलाया, सिर्फ हिंदू मुस्लिम का दिखाने के लिए। मस्जिद को तोड़ा, कुरान की बेरहमती की, मस्जिद की बाउंड्री तोड़ी, जो कि हमारी निजी भूमि कोई नाप की न कुछ किया, न हमको नोटिस दिए, बस ऐसे ही बुलडोजर चलाना शुरू कर। सब क्लासरूम गिरा दिए, आपके सामने देख लीजिए कि आपके सामने नुकसान कम से कम 5 करोड़ 6 करोड़ का नुकसान हुआ है। एक 12 10 70 लाख की बनी हुई थी। मुझे मालूम हुआ तो मैं अपने दस्तावेज लेके आया हूँ, तब वो गए, मेरे पास न कोई नगर पालिका ने नोटिस दी, न किसी ने नोटिस दी कि भैया आपका अवैध कब्जे में है या क्या है, मेरी नाप कराई जाए। न मेरे सामने कोई नाप की गई, न कुछ की गई, सिर्फ अवैध ढंग से इसको गिराया गया है। हमारी निजी भूमि, हमारे पास उसके कागजात मौजूद हैं, उनको कोई देखने को तैयार नहीं हो रहा है। इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल आरोप लगा रहे हैं कि मौके पर मौजूद अफसरों ने उनकी तरफ से पेश किए गए कागजात नहीं देखे, वरना पता चल जाता ये जमीन उनकी है। लेकिन अफसरों ने डॉक्यूमेंट देखे थे और खुद इस्लामिया इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल इंतजार अहमद ने घाटमपुर SDM आयुष चौधरी को कागज दिखाए थे, लेकिन दस्तावेजों से यह साबित नहीं कर पाए कि जिस जमीन पर मदरसा बना है वो उनकी प्राइवेट जमीन है। मदरसे के प्रिंसिपल ने तो यह भी आरोप लगा दिया कि डिमोलिशन की कार्रवाई के दौरान उनके पवित्र ग्रंथ की बेअदबी की गई, लेकिन घाटमपुर के SDM ने कहा जब किसी के खिलाफ एक्शन होता है तो इस तरह के बेबुनियाद और झूठे आरोप लगाते हैं, इससे प्रशासन के एक्शन पर फर्क नहीं पड़ता।
इन सब आरोपों को गलत बता रहे हैं। एसडीएम का कहना है कि इस्लामिया इंटर कॉलेज की जो बिल्डिंग गिराई गई वो खेल के मैदान और सरकारी जमीन पर कब्जा करके बनाई गई थी। आज घाटमपुर कस्बे में सरकारी सार्वजनिक भूमि खाद के गड्ढे खेल के मैदान में इस्लामिया हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से अवैध कब्जे को नगर पालिका परिषद घाटमपुर द्वारा हटाया गया। इस दौरान किसी भी प्रकार से शांतिपूर्वक ढंग से ये कार्रवाई संपन्न कराई गई और किसी भी प्रकार से किसी धार्मिक ग्रंथों के साथ छेड़छाड़ या किसी भी प्रकार के अपमानजनक कार्रवाई जैसी कोई भी घटना यहाँ पर कारित नहीं की गई है। पूरी कार्रवाई के दौरान शांति व्यवस्था बनाई रखी गई और उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुलडोजर आज गाजियाबाद में भी चला। गाजियाबाद में प्रशासन ने 20 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन से अवैध कब्जे को हटाया। इंदिरापुरम के कानावनी गांव में कृष्णा नागर नाम के शख्स ने करीब 1.5 हेक्टेयर जमीन पर कब्जा कर लिया था और उस पर कच्चे मकान बनाए गए थे। बाद में कृष्ण नागर ने यह मकान कंस्ट्रक्शन लेबर्स को किराए पर दे दिए थे। सरकारी जमीन पर गैर कानूनी झुग्गियां बसा दी थी। प्रशासन ने कई बार नोटिस दिए, लेकिन जब कब्जा नहीं हटाया गया तो आज इन झुग्गियों पर बुलडोजर चला गया। गाजियाबाद के कनावनी गांव में आज जिस जगह पर अवैध निर्माण पर कार्रवाई हुई, दरअसल वो जगह ये सामने है और इसकी जो पूरी जो एरिया है वो लगभग 1.6 हेक्टेयर ये पूरी जमीन है जिसको आज खाली कराया गया। इसकी कीमत लगभग 20 करोड़ रुपए बताई जा रही है और ये पूरी सरकारी जमीन है जिस पर ये अवैध कब्जा किया हुआ था। एसडीएम के मुताबिक इस पूरी जमीन पर आज बुलडोजर चलाकर इसको खाली करवाया गया और ये पूरी जमीन जिस शख्स ने कब्जाई हुई थी, दरअसल कृष्ण नागर उस शख्स का नाम है, पास के ही एक इलाके में रहता है और इसी गांव का वो शख्स है। और अभी फिलहाल उस शख्स को तहसील बुलाया गया है ताकि पता लगाया जा सके कितनी जमीन ये पूरी कब्जा की हुई है, क्योंकि ये निर्माण जो है पिछले कई सालों से यहाँ पर है। ऐसे में अगर इस तरीके से निर्माण प्रशासन का कहना है और भी किए गए हैं तो उन पर भी जल्द कार्रवाई होगी। लेकिन आपको बताएं कि जिस जगह पर ये पूरी जो घर बनाए गए थे, जो झुग्गियां बनाई गई थी, वो पास में ही एक टीएनटी कंपनी है। वो कंपनी यहाँ पर एक बिल्डिंग का निर्माण कर रही है और उस बिल्डिंग में जो मजदूर काम करते हैं वो मजदूर वहां पर रहते थे और कंपनी सीधा ये किराया जो है वो किशन नागर यानी कि जो शख्स यहाँ पर जिसने ये जमीन पर ये अवैध निर्माण करवाया हुआ था वो उसको देती थी। तो तमाम जो लगभग 8 से 10 यहाँ पर ये झुग्गियां बनी हुई थी। कुछ लोग अपने साथियों के साथ, कुछ लोग अपने परिवार के साथ यहाँ पर रहते थे। लेकिन फिलहाल जब यहाँ पर प्रशासन की टीम पहुंची तब लोगों से कहा गया कि अपना सामान हटाएं और उसके बाद ये कार्रवाई हुई। लेकिन अभी जो तमाम लोग यहाँ पर रहते थे उनका कहना है कि वो आखिर कहां पर जाएंगे। गाजियाबाद के एसडीएम विनय सिंह ने कहा कि सरकारी जमीन पर जहां जहां कब्जा है उसे छुड़ाया जाएगा। अगर एनक्रोचमेंट कराने में सरकारी अफसरों और कर्मचारियों की मिली भगत मिली तो उन पर भी एक्शन होगा। कनावनी में खसरा नंबर 588 जो है वह हमारी उसमें सरकारी लैंड 1.6 हेक्टेयर के आसपास थी, जिसमें कि आज जो है वहां जहां कोई लोग निवास नहीं कर रहे थे, जहां हल्के फुल्के कब्जे थे, उनको कब्जा मुक्त कराया गया। भविष्य में इसका प्रॉपर गहनता से अध्ययन करके पुनः जो जमीनें अभी भी कब्जा है उनको कब्जा मुक्त करा दिया जाएगा। लगभग जो अनुमानित मूल्य है वो 20 करोड़ के आसपास है। इस विषय में पूरी गहनता से अध्ययन करने के लिए हमने तहसीलदार को कहा है, जिसकी भी संलिप्तता होगी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। जब बात बुलडोजर की होती है तो चाहे विरोधी दल हो या फिर पीएफआई जैसे संगठन हो, सबसे ज्यादा हमला होता है योगी आदित्यनाथ पर। सबसे ज्यादा आलोचना होती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की। लेकिन मैंने आपको आज ही 3 जगहों पर बुलडोजर चलने की तस्वीरें दिखाई। मंदिर की आड़ में महंत ने मॉल बनवाया, योगी की सरकार ने बुलडोजर चलवा दिया। सरकारी जमीन पर मदरसा बनाया गया, प्रशासन ने गिरा दिया। सरकारी जमीन पर कब्जा किया, बुलडोजर चल गया। इसमें कहां हिंदू कहां मुसलमान? जिसने गलत काम किया, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, उसके खिलाफ एक्शन हुआ। लेकिन पीएफआई जैसे संगठन सिर्फ उन्हीं मामलों की बात करेंगे जिनमें बुलडोजर किसी मुसलमान की प्रॉपर्टी पर चला हो। मकसद साफ है, मुसलमानों को भड़काया जाए, नफरत पैदा की जाए, छोटी छोटी बातों पर झगड़े हों। लेकिन मुझे लगता है कि लोग समझदार हैं, इस तरह की साजिश को समझते हैं। हालांकि यह सही है कि बुलडोजर का इस्तेमाल कई जगह सियासी कामों के लिए होता है। यूपी में बुलडोजर तो गैर कानूनी कब्जों पर चल रहा है, लेकिन मुंबई में बीएमसी का बुलडोजर अब
मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नवनीत राणा के घर पर चल सकता है। आज जेल से रिहा होने के बाद नवनीत राणा अपने घर पहुंचती इससे पहले बीएमसी की टीम पहुंच गई, नोटिस लगा दिया कि घर में जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसे या तो हटा दिया जाए या फिर बीएमसी की टीम उसे गिरा देगी। हालांकि नवनीत राणा और रवि राणा के लिए राहत की बात यह रही कि 12 दिन के बाद आज दोनों को जेल से छूट मिल गई। हनुमान चालीसा पढ़ने के मुद्दे पर राजद्रोह का केस झेल रहे नवनीत और रवि आज जेल से बाहर आ गए, लेकिन जेल से बाहर आने के बाद नवनीत राणा सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। नवनीत राणा की हालत खराब है, उन्हें स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है, जमीन पर सोने के कारण प्रॉब्लम बढ़ गई। वो भायखला जेल से सीधे लीलावती हॉस्पिटल पहुंची। रवि राणा तलोजा जेल से रिहा होकर जब हॉस्पिटल पहुंचे तो उन्हें देखकर नवनीत राणा रोने लगी। नवनीत राणा इस वक्त लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट है। आज जैसे ही रवि राणा हॉस्पिटल में नवनीत राणा से मिलने आए, उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। रवि राणा उन्हें हिम्मत बंधाने की कोशिश करते रहे। 12 दिन से दोनों अलग अलग जेल में बंद थे। रवि तलोजा जेल में थे तो नवनीत भायखला जेल में। जेल में ही नवनीत राणा की सेहत खराब हो गई थी। रवि राणा का आरोप है कि नवनीत राणा ने बार बार जेल अथॉरिटी से कहा कि उनकी तबीयत खराब है, शरीर में दर्द है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। शायद यही वजह है कि जमानत पर जेल से रिहा होने के बाद जब नवनीत राणा को हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, रवि राणा ने कहा कि नवनीत की सेहत तो पिछले 5 दिन से खराब है, इसलिए उन्हें हॉस्पिटल लाना पड़ा। कई बार हॉस्पिटल के लिए जेल अथॉरिटी से कहा गया, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। रवि राणा ने कहा, आखिर महाराष्ट्र सरकार को एक महिला से इतना डर क्यों लग रहा था कि उसे मेडिकल फैसिलिटी भी नहीं मुहैया कराई गई। नवनीत राणा की तबीयत ठीक नहीं है। जेल में कई दिनों से बोल रहे थे मुझे एडमिट करो, पर जेल प्रशासन ने उन्हें एडमिट नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि एक लेडीज को इतनी तकलीफ देने का क्या कारण है और इतने एक लेडीज से क्यों डरे ये लोग, तो डरने का कारण आपकी बेटी से बात हो पाई है? आपकी बेटी बहुत चिंतित थी। मेरे बेटी, मेरा परिवार सभी दुखी है और मैं अभी जो तबीयत देखने जा रहा हूँ, नवनीत राणा की जो तबीयत खराब है, उन्हें जो जेल में जिस तरह से तकलीफ हुई है, जिस तरह से उनको तकलीफ दी गई है और 5 दिन से वो लगातार बोल रही थी मुझे एडमिट करो, पर उसके तरफ प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा था। ये दुर्भाग्य की बात है। एक बात ये नोटिस की गई कि जब रवि राणा गाड़ी में बैठकर बात कर रहे थे तो उनके हाथ में हनुमान चालीसा थी। उन्होंने कैमरे पर उसे जानबूझकर दिखाया। जब वो जेल से निकले तो हनुमान चालीसा लेकर निकले थे और रास्ते में भी उसका पाठ करते रहे। मतलब साफ है, उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ उनकी लड़ाई जारी रहेगी। अदालत ने नवनीत और रवि राणा के बोलने पर पाबंदी लगाई है। वो अपने केस के बारे में मीडिया से बात नहीं कर सकते, लेकिन कोर्ट ने यह नहीं कहा कि हनुमान चालीसा अपने पास नहीं रख सकते, हनुमान चालीसा दिखा नहीं सकते। इसीलिए अब रवि राणा शिवसेना के नेताओं को हनुमान चालीसा दिखाकर मैसेज देने की कोशिश करेंगे। नवनीत और रवि राणा के केस में जो सियासत है वो अलग है, लेकिन मुझे यह देखकर आश्चर्य हुआ कि कोर्ट ने जमानत कल दे दी थी, लेकिन रिहाई के कागजात जेल तक पहुंचने में 18-20 घंटे लग गए। हैरत इस बात पर भी हुई कि आज के जमाने में सिस्टम यह है कि जेल में बाहर रखे बॉक्स में जमानत के कागजात डाले जाते हैं और फिर जब बक्सा खुलता है तो रिहाई का प्रोसेस शुरू होता है। जरा सोचिए, डिजिटल इंडिया का जमाना है, सेकंड्स में कागजात ट्रांसफर हो सकते हैं, लेकिन यहां कागजात जेल के बाहर रखे डिब्बे से निकाले जाते हैं। यह सिस्टम बदलना चाहिए। कोर्ट का आदेश होने के बाद किसी को जेल में क्यों रखा जाए? किसी की आजादी का एक पल भी अगर छीना जाए तो यह नाइंसाफी होती है। मजहब पर सियासी बयानबाजी आज बंगाल में भी हुई। असल में होम मिनिस्टर अमित शाह आज बंगाल के दौरे पर हैं। अमित शाह ने सिलीगुड़ी में पब्लिक मीटिंग में सीए का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा, दीदी अफवाह फैला रही हैं कि बंगाल में सीए को लागू नहीं होने देंगी। अमित शाह ने कहा, सीए तो लागू होकर रहेगा, जैसे ही कोरोना जाएगा वैसे ही सीएए आएगा। तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में अफवाहें फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं,
कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देंगे। ममता दीदी, आपको यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला, इसलिए आप कुछ नहीं बदल सकते हो। ममता को मालूम था कि अमित शाह पश्चिम बंगाल में आएंगे तो कुछ न कुछ ऐसा कहेंगे जिसका जवाब देना पड़ेगा, इसलिए ममता दीदी अमित शाह का भाषण ध्यान से सुन रही थी। जैसे अमित शाह ने सीए की बात की, कुछ ही मिनटों बाद ममता का जवाब आ गया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी वाले सफेद झूठ बोलते हैं, अगर सीएए लाना है तो अब तक पार्लियामेंट में नया बिल क्यों नहीं लाए। नया बिल जरूरी है क्योंकि पुराना बिल तो लैप्स हो गया है, खत्म हो गया है। देखिए, दिस इज देयर दैट दे हैव नॉट अमेंडेड इवन यू हैव सीन दैट इज लैप्स, द बिल इज आल्सो लैप्स। व्हाई दे आर नॉट ब्रिंगिंग दिस बिल टू दिस parliament, and why they are asking me? They should have asked their minister who are raising this care issue every day. It is their internal matter. They are imposing it to other political parties. It is not that you are playing the ball. It cannot play. You cannot play one-sided. So it is both-sided. We don't want any citizen's right to come. We want all we have to stay together. Unity is our strength. अमित शाह ने सिलीगुड़ी की रैली में पश्चिम बंगाल की राजनीतिक हिंसा का मुद्दा भी उठाया। अमित शाह ने कहा कि बंगाल के लोगों ने ममता बनर्जी को 3-3 बार मौका दिया, लेकिन अब बीजेपी ममता को बंगाल से विदा करके ही दम लेगी। ममता दीदी के कटमनी के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। भाइयों बहनों, 1 साल का मौका दिया था उनको, 1 साल का, सुधर जाइए, मगर नहीं सुधरे, 7वें आसमान पर रहते हैं। मैं उनको कहने आया हूं, अच्छे अच्छों का मिजाज जनता बदल देती है भाई, ये लोकतंत्र है। ममता बनर्जी ने इस बात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अमित शाह को बंगाल की चिंता छोड़ के जहांगीरपुरी की हिंसा, यूपी और एमपी में कम्युनल टेंशन की फिक्र करनी चाहिए। हर तरह आते हैं, गंदा बात करते हैं, हर तरह आते हैं, भ्रष्टाचार का बात करते हैं, हर तरह आते हैं, अत्याचार का बात करते हैं। उसको बयानबाजी चलता है, आज कुछ नहीं चलता है, बयानबाजी चलते हैं। घर से ईडी को ऑपरेट करते हैं, सीबीआई को ऑपरेट करते हैं, इनकम टैक्स को ऑपरेट करते हैं, और जो भी गंदा काम है उसको ऑपरेट करते हैं। और राज्यों में कैसे आग लगे इसको फैलाने के लिए वो ऑपरेट करते हैं होम मिनिस्ट्री से। एक दुख की बात है, दुर्भाग्यों की बात है, एक कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने देश को टुकड़ा करने चाहता है, हम देश को एकता बनाने के लिए, एकता करके रखने की चाहते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, एक हमारा वक्तव्य है, और उसका वक्तव्य है सब तोड़ दो, फाड़ दो, आग जला दो। वी डोंट एक्सेप्ट दिस। ममता बनर्जी बंगाल के लोगों की भावनाओं को समझती हैं। उन्होंने बंगाल में सीएए को बड़ा मुद्दा बना दिया है। बार बार कहती हैं कि सीएए को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देंगी। तृणमूल कांग्रेस सीएए को मुसलमानों के खिलाफ बताकर मुसलमानों को डराती है, लेकिन फैक्ट अलग है। सच्चाई यह है कि इसका भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है। सीएए पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन धर्म के लोगों को भारत की नागरिकता देने के लिए है। और ये बात कई बार क्लैरिफाई की जा चुकी है कि इसका हमारे देश के मुसलमानों से कोई मतलब नहीं है। लेकिन बार बार कहा जाता है कि कागज मांगे जाएंगे। मतलब यह है कि मुसलमानों के नाम पर जो सियासत की जा रही है,
ये उसी की वजह है। आजकल बिहार की सियासत में भी थोड़ी हलचल शुरू हुई है। प्रशांत किशोर 2 दिन से पटना में हैं। आज प्रशांत किशोर ने कहा कि फिलहाल वो पूरे बिहार की पदयात्रा करेंगे और उसके बाद ये तय करेंगे कि नई पॉलिटिकल पार्टी बनानी है या नहीं। लेकिन उन्होंने जो बयानबाजी की उससे साफ हो गया इरादा तो पॉलिटिकल है। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार में पिछले 30 साल से लालू और नीतीश का राज रहा है, लेकिन 30 साल बाद भी बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। इस हालत को बदलना पड़ेगा। लक्ष्य ये है कि बिहार में 30 वर्ष की जो लालू जी की और नीतीश जी की सरकार चली है और उन्होंने जो किया है उसका सम्मान है, लेकिन सच्चाई ये है कि 30 वर्ष के लालू जी और नीतीश जी के राज के बाद भी बिहार आज देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य है। विकास के ज़्यादातर मानकों पर हम देश में सबसे निचले पायदान पे हैं। ये इस बात को बताता है कि जो रास्ता हमने पिछले 30 वर्ष फॉलो किया है, इस रास्ते को लेकर हम आगे नहीं जा सकते हैं। मैं कोई मूवमेंट नहीं चला रहा हूँ। अनलाइक अन्ना आंदोलन, ये कोई आंदोलन नहीं है, ये एक सोच है। जन सुराज एक सोच है। ये सोच से क्या करना चाहते हैं? सोच से लोगों को अलाइन करना चाहते हैं। जो लोग भी बिहार में इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आप साथ में आइए, और अगर आप साथ में आएंगे तो हम लोग मिलकर प्रयास करें। बिना सत्ता के आपको लगता है डेमोक्रेसी में रिफॉर्म पॉसिबल है? सत्ता का जहां तक सवाल है, उसके लिए तो आपको पार्टी बनानी पड़ेगी, उसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। बिहार में आज कोई चुनाव है नहीं। बिहार में चुनाव 3.5 साल के बाद होने वाले हैं। तो अगर मुझे पार्टी बनाकर कोई चुनाव लड़ना होता तो मैं चुनाव के 6 महीने पहले, साल भर के 3.5 साल या 3 साल बाद हम देख सकते हैं कि कोई प्रशांत किशोर की पार्टी नहीं होगी। वो सब लोग जो उसमें शामिल हैं, जो इस सोच से इत्तेफाक रखते हैं और इसमें भागीदार बनना चाहते हैं, अगर सब मिलकर ये तय करते हैं कि हमें एक पार्टी बनाने की जरूरत है तो पार्टी बनाई जाएगी। यूपी की राजनीति से आज एक और खबर आई। शिवपाल यादव ने साफ साफ संकेत दे दिए कि अब उनका रास्ता अलग है। अब वो अखिलेश यादव के साथ, समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है और अब वो पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। इस बात की काफी चर्चा है कि शिवपाल यादव बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लेकिन इस सवाल पर शिवपाल यादव ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा वक्त आने पर पता चलेगा। ये कहा जा रहा है कि आप बीजेपी में जाना चाह रहे हैं, बीजेपी में जाने की कोशिश में हैं। अभी ये सब बातें तो मैंने विचार नहीं किया है और समय आने पर सब बातें सामने आ जाएंगी। सब बातें हम बता देंगे जब समय उचित आएगा। अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि बीजेपी चाहे तो जल्दी से जल्दी ले ले आपको बीजेपी में। हाँ, उन्होंने कहा है कि बीजेपी में जल्दी चले जाएं। आज कह रहे हैं कि अपने संगठन को मजबूत करें, तो ये मेरी समझ में खुद नहीं आ रहा है। तो मैंने फिर यही सोचा है कि मैंने वैसे तो अपनी पार्टी के समीक्षा कर ली है। अब 1 हफ्ते के अंदर हमने अपनी सभी प्रकोष्ठों का, प्रदेश कमेटी का, सभी संगठनों का पुनर्गठन करके अपनी पार्टी को फिर से मजबूत करें। जम्मू कश्मीर से आज एक बड़ी खबर आई। यहां पर लोकसभा और विधानसभा सीटों के डीलिमिटेशन का काम पूरा हो गया है। इस प्रदेश में 90 असेंबली सीट और 5 लोकसभा सीटें होंगी। आज डीलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट का नोटिफिकेशन जारी किया। जम्मू कश्मीर असेंबली में 7 सीटें बढ़ाने की सिफारिश की गई। जम्मू रीजन में 6 सीटें और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ाए जाने का प्रस्ताव है। इस हिसाब से अब जम्मू रीजन की सीटें 37 से बढ़कर 43, 37 से बढ़कर 43 कर दी गई हैं। वहीं कश्मीर में 46 की जगह अब 47 सीटें होंगी, 1 सीट बढ़ी है। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में 9 सीटें शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए और 2 सीटें कश्मीरी पंडितों के लिए रिजर्व कर दी गई हैं। अब तक जम्मू कश्मीर को जम्मू और कश्मीर में बांटकर देखा जाता था, लेकिन पहली बार जम्मू कश्मीर को 1 यूनिट मानकर सीटें तय की गई हैं। 2 सीटें जम्मू रीजन में और 2 सीटें कश्मीर रीजन में, जबकि 1 लोकसभा सीट कश्मीर के अनंतनाग और जम्मू के राजौरी और पुंछ को मिलाकर बनाई गई है। यानी कुल लोकसभा की 5 सीटें होंगी। पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने डीलिमिटेशन को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा यह कमीशन असल में बीजेपी का एजेंडा आगे बढ़ा रहा है, इसलिए वो इस रिपोर्ट को मानेगी नहीं। किस डिलिमिटेशन की बात कर रहे हो? वो डिलिमिटेशन जो बीजेपी का एक्सटेंशन बना हुआ है,
जिन्होंने जो आबादी का जो बेसिस है उसको दरकिनार करके जैसा उनका दिल किया, जिस इलाके को जहाँ जोड़ा जहाँ तोड़ा, ये तो इसको हम पूरी तरह रिजेक्ट करते हैं। हमें तो इस पर कोई भरोसा नहीं है। ये जो 370 को जिस तरह हटाया गया, उसके साथ ये उसी ये जो डिलिमिटेशन कमीशन है, इसकी जो सिफारिशात हैं, ये उसी की कड़ी है कि किस तरह जम्मू कश्मीर के लोगों के इख्तियारात कम से कम किया जाए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा कमज़ोर किया जाए, किस तरह इनको डिसएम्पावर किया जाए, ये उसी की कड़ी है और कुछ भी नहीं। महबूबा मुफ्ती के लिए डीलिमिटेशन को मानना मुश्किल है, क्योंकि अगर वो डीलिमिटेशन को स्वीकार करती हैं, इसका मतलब होगा वो आर्टिकल 370 हटाए जाने को भी सपोर्ट करती हैं। ये दोनों चीजें आपस में जुड़ी हैं, इसलिए उनके लिए सियासी मुश्किल है और वो इसी तरह के बहाने करेंगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।